नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 बायोलॉजी के चौथे अध्याय पादप जनन की विशिष्ट विधियां का दूसरा भाग। इससे पहले भाग में हमने पढ़ा था पादप जनन की विशिष्ट विधियां 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 असंजनन, नंबर 2 अनिषेक बीजकता, नंबर 3 सूक्ष्म प्रवर्धन और नंबर 4 कायिक प्रवर्धन। दोस्तों, हमने पहले भाग में असंजनन और अनिषेक बीजकता पर चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे तीसरे जनन की विशेष विधि पर, जिसका नाम है सूक्ष्म प्रवर्धन। इसे बोलते हैं हम माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन। दोस्तों, सूक्ष्म प्रवर्धन जो है वो पादपों में जो जनन की आधुनिक विधि है, इसके अंदर पादप के भागों, कोशिकाओं, जीव द्रव्यकों को कृत्रिम रूप से बनाए गए पोषक माध्यम पर नियंत्रित और निर्जमीकृत कंडीशन के अंदर संवर्धित किया जाता है और उसके पश्चात बनने वाले जो भाग हैं, जिसे हम कैलस कहते हैं, उस कैलस के अंदर अंग जनन निर्माण के द्वारा परों का निर्माण किया जाता है, पादप का निर्माण किया जाता है, जिससे सुदृढ़ीकृत विधि के द्वारा प्राकृतिक आवास में लगाया जाता है। इसमें हम कहेंगे कि जो पादप का भाग सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए काम आता है, उसे हम कर्तोतक या एक्सप्लांट कहते हैं। इस एक्सप्लांट को कृत्रिम रूप से या रासायनिक रूप से ज्ञात जो माध्यम होता है, उस पर संवर्धित किया जाता है। पोषक माध्यम पर संवर्धित किया जाता है। पोषक माध्यम को संवर्धन माध्यम भी कहा जाता है। इसके अंदर हम कर्तोतक को रखते हैं। ये सारा कार्य नियंत्रित व निर्जमीकृत अवस्था में होता है। पोषक माध्यम में संवर्धन करने के पश्चात कुछ दिनों बाद एक अविभेदित कोशिकाओं के समूह का निर्माण होता है, जिसे हम कैलस कहते हैं। इस कैलस में अंग जनन करवाया जाता है। अंग जनन के लिए पादप हार्मोनों को, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इन हार्मोनों को विशेष अनुपात में डाला जाता है, जिसके द्वारा पहले जड़ निर्माण, उसके पश्चात परो निर्माण होता है, जिसके द्वारा छोटे छोटे पादपों का निर्माण होता है, जिन्हें हम पादपक या प्लांटलेट कहते हैं। इन पादपों को क्योंकि हमने नियंत्रित और निर्जमीकृत कंडीशन में बनाया है, ये बाह्य वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें पहले सुदृढ़ीकृत किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें प्राकृतिक आवास में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार से सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के द्वारा कर्तोतक को काम में लेकर के नियंत्रित और निर्जमीकृत कंडीशन में कैलस बना करके अंग जनन और के माध्यम से पादपों का निर्माण किया जाता है और इन पादपों को बाह्य वातावरण के प्रति सुदृढ़ीकृत करने के पश्चात इन्हें प्राकृतिक आवास में उगाने योग्य बनाया जाता है। इसके अंदर
कर्तोत्तक पादप का जो है वह भाग है जो संवर्धन में काम आता है। ये जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, यहाँ तक कि पादप की एक सिंगल कोशिका युग्मनज तक को भी या हम भ्रूण को भी संवर्धन माध्यम के रूप के अंदर कर्तोत्तक के रूप में काम ले सकते हैं। इस विधि का ये फ़ायदा है कि हम कुछ ही समय में, बहुत ही कम समय में पादप के एक भाग से अनेक नए पादपों का, जो कि आनुवांशिक रूप से एक जैसे होंगे, निर्माण किया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से हम रिफॉरेस्टेशन अर्थात जो जंगल समाप्त हो गए हैं उन जंगलों को पुनः खड़ा कर सकते हैं। अर्थात एक ही पादप के भाग से हजारों पौधे तैयार करने की विधि को ही हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। ये आधुनिक विधि है जिसके अंदर पादप उत्तक संवर्धन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट विधि जो है वो है कायिक प्रवर्धन। दोस्तों, इस कायिक प्रवर्धन के बारे में हमने पहले अध्याय में बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी है तो इसे आप मेरे जो पहले अध्याय का जो वीडियो है उसे देख करके समझ सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुभ्रूणता। इसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रायोनी बहुभ्रूणता। दोस्तों, सामान्यतः एक बीजांड में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन कभी कभी कुछ पादपों के अंदर बीजांड में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना ही बहुभ्रूणता कहलाती है। बहुभ्रूणता के बारे में सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1719 में संतरे आवृतबीजी पादप के संतरे में इसकी खोज की थी। दोस्तों, अनावर्त बीजी जो पादप हैं जिम्नोस्पर्म, उनके अंदर बहुभ्रूणता जो है वो एक सामान्य लक्षण है, लेकिन आवर्तबीजी पादपों के अंदर कुछ ही पौधों के अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है, जैसे नींबू, जामुन, संतरा, एलियम, तंबाकू इत्यादि। इनके अंदर ही बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता, आवर्तबीजी पादपों में जो बहुभ्रूणता है उसके 4 कारण हैं। नंबर 1, प्राक भ्रूण में विदलन से होने वाली बहुभ्रूणता। नंबर 2, जो भ्रूण कोश है मादा युग्मकोद्भिद, इसके अंदर अंड कोशिका के अलावा अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होना, जिसके द्वारा भी बहुभ्रूणता होती है। नंबर 3, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक्स मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होना। सामान्य तौर पर एक बीजांड में एक ही भ्रूण कोश होता है, लेकिन कभी कभी बीजांड में
एक से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। इसके अलावा चौथा कारण है भ्रूण कोश के जो बाहर है उसकी बाहर की कोई भी कोशिका जो द्विगुणित है, जैसे कि हम कहेंगे बीजांडका की कोशिका, अध्यावरण की कोशिका, उससे यदि अगर एक और भ्रूण या एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो वो बहुभ्रूणता का कारण बनती है। इस प्रकार से बहुभ्रूणता के 4 कारण हैं और इन्हीं 4 कारणों के आधार पर बहुभ्रूणता को 4 भागों में या 4 प्रकारों में बांटा गया है। बहुभ्रूणता के इन 4 कारणों के आधार पर बहुभ्रूणता जो है उसे 4 प्रकारों में बांटा गया है। ये जो कार्य है वो ब्राउन एट अल ने किया है। इन्होंने बहुभ्रूणता को चार प्रकारों में बांटा है। नंबर 1 हम कहेंगे विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता जो है वो आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता की सरलतम प्रक्रिया है। इसके अंदर युग्मनज के अंदर या युग्मनज से आगे बनने वाले प्राक भ्रूण के अंदर जो है अनियमित विभाजन होते हैं, जिसके द्वारा जो है वो विदलन बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम कहेंगे यूलोफिया। यूलोफिया जो पादप है, जो कि एक ऑर्किड पादप है, इसके अंदर 3 तरह से विदलन बहुभ्रूणता होती है। हम कहेंगे नंबर 1 युग्मनज के अंदर युग्मनज है उसमें अनियमित विभाजन होते हैं, जिसके द्वारा बीजांड के निभाग की ओर अनेक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। दूसरा है प्राक भ्रूण जो है, जो प्रो एम्ब्रियो है, उससे कलिकाओं का निर्माण होता है और ये कलिकाएं जो है वो अनेक भ्रूणों को जन्म देती हैं। तीसरा है तंतु में भ्रूण। इसमें जो प्राक भ्रूण है वो शाखित हो जाता है और प्रत्येक शाखा से एक नए भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो है यूलोफिया के अंदर 3 प्रकार से जो है वो विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। नेक्स्ट है भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अलावा अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण। इसमें कोशिका निषेचित या अनिषेचित हो सकती है, उससे भ्रूण का निर्माण होता है। जैसे यदि अनिषेचित सहायक कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है जो कि अगुणित होगा, ऐसा जो है वो पीली कंटेली में पाया जाता है, आर्जीमोन मैक्सिकाना में। दूसरा है यदि निषेचित सहायक कोशिका है, अगर सहायक कोशिका निषेचित है तो उससे बनने वाला भ्रूण जो है
वो द्विगुणित होगा, और ऐसा जो है वो एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टियाटा में होता है। तीसरा जो है प्रकार बहुभ्रूणता का, वो है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का बनना। तीसरा प्रकार हम कहेंगे बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण। सामान्य तौर पर एक बीजांड में एक ही भ्रूण कोश होता है, लेकिन कभी कभी बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाते हैं, तो इसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। ऐसा जो है वो बैंगन में होता है, केजुराइना में होता है, मोंटाना में होता है, और जुनसिया रेपस इसमें होता है। चौथा है, यदि भ्रूण कोश के बाहर स्थित द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। हम कहेंगे यदि भ्रूण कोश के बाहर बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिका जो कि द्विगुणित होती है, यदि अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण करती है, तो उसे हम बहुभ्रूणता कहेंगे, जो कि भ्रूण कोश के बाहर स्थित किसी कोशिका से बनने के कारण होता है। ऐसा जो है नींबू, जामुन और आम इत्यादि पादपों में पाई जाती है बहुभ्रूणता। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बहुभ्रूणता की सार्थकता या बहुभ्रूणता का महत्व। बहुभ्रूणता की सार्थकता या इसका महत्व, हम कहेंगे बहुभ्रूणता जो है इसका उद्यान विज्ञान, आनुवंशिक विज्ञान, कोशिका विज्ञान और पादप प्रजनन जो विज्ञान की जो शाखा है, इसके अंदर बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसके अंदर हम कहेंगे कि जो बीजांडकाय है उससे विकसित होने वाला जो भ्रूण है वो मात्र पादप के समान होता है, अर्थात आनुवंशिक रूप से समान पादप प्राप्त होते हैं। दूसरा, बीजांडकाय जो है इससे प्राप्त होने वाले जो पादप हैं या बीज हैं वो ओजयुक्त होते हैं, और तीसरा हम बताएंगे कि बीजांडकाय जो है उसके द्वारा जो है रोग रहित पादपों का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आसानी से संक्रमण नहीं होता है। जैसे हम कहेंगे नींबू जो पादप है उसके अंदर हम नींबू की वायरस मुक्त जो किस्म है वो बीजांडकाय के संवर्धन के द्वारा जो है वो नींबू की हम वायरस मुक्त किस्म का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा बहुभ्रूणता के अंदर हम कहेंगे कि जो अगुणित भ्रूण होते हैं, जो अगुणित भ्रूण हैं
उनका हम कोल्चिसिन उनके अंदर कोल्चिसिन से उपचारित करके हम समयुग्मजी लाइनें या हम जिसे हम कह सकते हैं वंशावली विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा अगुणित भ्रूण जो है वो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साबित होता है। इस प्रकार से हम कहेंगे वो भ्रूणता जो है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बायोलॉजी की यूनिट लेकर आएंगे। धन्यवाद।